Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode, we are going to discuss about class 10th SST Social Science worksheet number 69. आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है. In this chapter, we have total 5 long answer type questions. These are very important for our annual examination. आउट ऑफ दिस 5 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के इस वर्कशीट में डिस्कस करने वाले हैं. इट मीन्स हमारा ये सेशन, हमारा ये एपिसोड और वर्कशीट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ आवर वर्कशीट नंबर 69. सब्जेक्ट SST सोशल साइंस इन विच हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप और द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वी आर गोइंग टू रिवाइज. आज की डेट रहेगी 24 दिसंबर 2020. इन दिस वर्कशीट टोटल 10 + 4 14 क्वेश्चंस आर गिवन. हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल. कि फ्रांस जो पीपल थे, फ्रांस के जो लोग थे, उनमें एकता स्थापित हो, यूनिटी हो, कलेक्टिव आइडेंटिटी हो, उसके लिए वहाँ के रेवोल्यूशनरी ने ऐसे कौन से स्टेप्स उठाए थे वो हमें यहाँ बताने. अ न्यू फ्लैग वॉज अडॉप्टेड एंड दैट गेव द सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द फ्रेंच पीपल. एक नया फ्लैग था अडॉप्ट किया गया. जैसे हम जब अपने नेशनल फ्लैग को देखते हैं, तिरंगे को देखते हैं, कैसा लगता है, हम सब एक हैं. तो सेम the feeling was given by that union that was a unique flag of the France that was adopted at that time. जिस फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था, इससे वहाँ पर एक यूनिटी का सेंस डेवलप होता है. सेकेंड स्टेप था, फ्रेंच लैंग्वेज वॉज डिक्लेयर्ड एज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन. फ्रेंच लैंग्वेज को वहाँ की कॉमन लैंग्वेज है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है. एंड दैट टू प्रोवाइड द वे फॉर द यूनिटी अमंग द पीपल. किससे भी लोगों में यूनिटी आई क्योंकि उनकी लैंग्वेज कॉमन हो जाती है. थर्ड स्टेप, यूनिफॉर्म लॉ एंड ऑर्डर वाज इम्प्लीमेंटेड. यूनिफॉर्म लॉ एंड ऑर्डर मतलब एक जैसा कानून हो गया था, एक जैसे लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर होने से इससे भी लोगों में एक यूनिटी का सेंस है वो डेवलप हुआ. फोर्थ वन, यूनिफॉर्म मेजर एंड वेइंग स्केल एंड टैक्स सिस्टम वाज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड. और उसी टाइम में यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम, वेइंग एंड द स्केल्स यानी नाप तोल के पैमाने वो भी एक जैसे सेटअप किए गए. एंड दैट टू हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म और द हेल्प इन द ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द यूनिटी अमंग दोज पीपल. इससे भी वहाँ के लोगों में यूनिटी है वो सेटअप होती है, डेवलप होती है. फिफ्थ, आइडियाज़ लाइक फादरलैंड एंड सिटीजन्स emphasized द आइडियाज ऑफ ए यूनाइटेड नेशन. इसके साथ साथ वहाँ पर कुछ नए आइडियाज़ डेवलप हुए, जैसे फादरलैंड, जैसे हम अपने देश को बोलते हैं भारत माता. इन द सेम वे वहाँ पर फादरलैंड के आइडियाज़ थे या सिटीजन के आइडियाज़ थे. दीज आइडियाज़ टू हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड द यूनिटी अमंग द फ्रेंच सिटीजन. किससे भी वहाँ के लोगों में यूनिटी हुई, यानी कि जब एक जैसा कानून था, एक जैसे माप तोल के पैमाने थे, एक जैसा कर था, एक अगर लैंग्वेज थी, एक उनका फ्लैग था, सब कुछ जब एक था तो ऑटोमेटिक ये था कि दे फेल्ट दैट दे आर द पार्ट ऑफ वन नेशन. उन्होंने फेल्ट किया, उनको महसूस हुआ कि वो एक ही देश के पार्ट थे. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन दिया गया, नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड रेवोल्यूशनाइज्ड द होल एडमिनिस्ट्रेशन. यहाँ पर पूछा गया कि नेपोलियन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव में चेंज किए थे, उसने वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को बदल के रख दिया था, एक रेवोल्यूशन की तरह था. कैसे? इट मीन्स हमें क्या बताना, यहाँ पे बताना है कि विच स्टेप्स वर टेकन बाय द नेपोलियन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर की बात करेंगे तो वहाँ पर कौन से ऐसे स्टेप्स उठाए गए थे उनको हमें डिस्कस करना है. सो पहला जो हमारा रहेगा कि ही मेड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर रेशनल एंड इफेक्टिव. सबसे पहला उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को काफ़ी रेशनल और इफेक्टिव किया. जैसे ही डिवाइडेड द एंटायर कंट्री इनटू द सम इक्वल पार्ट्स, देन द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोकल यूनिट जो थी उसमें सेटअप कर दिया. अर्लियर इट वाज नॉट देयर. पहले क्या होता था कि एक बड़े इलाके को उसको प्रोविंस डिक्लेयर किया जाता था. सो ही मेड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर रेशनल एंड इफेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर एंड रीजन एंड द एरिया के बेस पर.
उसने उसको डिवाइड किया था। सेकंड, ही क्रिएटेड द सिविल कोड, ही इनेक्टेड द सिविल कोड इन 1804 में वो सिविल कोड लेकर के आते हैं। एंड दैट एस्टेब्लिश्ड द वन कंट्री वन लॉ, यानी क्या हो जाता है, एक देश एक जैसा कानून, वो सेटअप करते हैं। थर्ड, ही सिक्योर्ड इक्वालिटी एंड राइट टू प्रॉपर्टी बिफोर द लॉ, इसके साथ साथ उन्होंने इक्वालिटी यानी कि कानून के सामने सारे एक बराबर होंगे, एंड राइट टू प्रॉपर्टी बिफोर द लॉ भी सेटअप करते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी मीन्स द पीपल नाउ कुड अर्न, वो कमा सकते थे, एंड जो रूलर थे, गवर्नमेंट थे, वो उनसे उनकी प्रॉपर्टी ले नहीं सकते। अर्लियर इट वॉज नॉट देयर। नेक्स्ट, ही इम्प्लीमेंटेड ए यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम टू, पूरे देश में, इन द एंटायर यूरोप, बिकॉज ज़्यादातर जो पार्ट था उस वक्त का वो फ्रांस के अंडर में था। सो इन द एंटायर यूरोप ही इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम टू। इससे भी एक जो बड़ा बेनिफिट मिला वो ये मिला कि इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म टू, यानी कि नेशनलिज्म की ग्रोथ में भी हेल्प मिल पाई थी। एंड फिफ्थ, ही अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम इज लाइक दैट ऑफ ए मिडल मैन थे जो बीच में रूलर के और जो ऑर्डिनरी सिटीजन थे उनके बीच में। ही अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, यानी बिचौलिए हटा दिए। एंड अबॉलिश द बर्थ बेस्ड राइट्स टू, और सबसे बड़ा कदम एक ये भी था कि बर्थ बेस्ड जो राइट्स थे वो भी अबॉलिश कर दिए गए। सो इन दिस वे द एडमिनिस्ट्रेटिव एट दैट टाइम बिकम क्वाइट इफेक्टिव, काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस द रोल प्लेड बाय कल्चर इन क्रिएटिंग द यूरोपियन कंसेप्ट ऑफ नेशन। हमें यहाँ पे बताना है कि कल्चर ने यूरोपियन कंसेप्ट ऑफ नेशन को डेवलप करने में क्या रोल प्ले किया। ओके, यानी कि वहाँ पर नए नए नेशन बन रहे थे, जैसा हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस एंड जर्मनी, लाइक दैट। तो वहाँ पर जो कल्चर थी उसने कैसे हेल्प की उसमें यूनिटी में या फिर वहाँ पर नेशनलिज्म के डेवलपमेंट में, ये हमें बताना है। सो कल्चरल इंगेजमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म वॉज नेम्ड रोमांटिज्म। उस वक्त जो कल्चरल इंगेजमेंट थी कि कल्चर के कारण जो लोगों में यूनिटी आ रही थी, एक सेंस आ रहा था, उसको रोमांटिज्म कहा गया था। ओके, सो फर्स्ट वन, फोक कल्चर। द स्पिरिट ऑफ द जर्मन नेशन वॉज प्रोपगेटेड एंड थ्रू द फोक म्यूजिक, फोक पोइट्री एंड फोक डांसेस। जैसे जर्मनी की बात करें हम, तो जर्मनी में जो नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी, द पीपल फेल्ट दैट दे वर द पार्ट ऑफ ए सेम कल्चर, सेम नेशन। तो वो किसके थ्रू आई थी? थ्रू द फोक म्यूजिक, फोक पोइट्री एंड फोक डांसेस। यानी इन्होंने लोगों को जोड़ा आपस में, एंड द पीपल रियलाइज दैट दे बिलोंग टू द सेम कल्चर, वो एक कल्चर से बिलोंग करते हैं। सो द फोक कल्चर हेल्प ए लॉट टू realize them, to make them realize that they were the part of same culture or the same nation। तो इससे नेशनलिज्म है वो डेवलप होता है। सेकंड जो कल्चर में हम बात करेंगे वो बात करेंगे लैंग्वेज की। लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन पोलैंड। पोलैंड में स्पेशली हम एक एग्जांपल लेंगे कि वहाँ पर नेशनलिज्म यानी जो पोलिश लोग थे, दे फाउंड दैट दे वर यूनिक एंड दे वर नॉट द पार्ट ऑफ द रशियन लैंड, कि वो रशियन कंट्री है उसका पार्ट नहीं है, वो एक अलग कल्चर से बिलोंग करते। तो वहाँ पर जो नेशनलिज्म डेवलप हुआ था उसमें लैंग्वेज ने एक की रोल प्ले किया था। द पोलिश लैंग्वेज वो सीन एज द सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेशन के खिलाफ पोलिश लैंग्वेज है वो एक सिंबल बन के आती है कि दे आर नॉट गोइंग टू रिमेन अंडर द रूल ऑफ द रशियन फॉर ए लॉन्ग टाइम, बिकॉज वहाँ पर पोलिश लैंग्वेज है उसको बैन कर दिया जाता है। सो लैंग्वेज टू हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म, स्पेशली जैसे हमने फ्रांस की बात की है, इन फ्रांस टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन और ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच लैंग्वेज यूनाइटेड दम, उनको फ्रेंच लैंग्वेज है जो जोड़े रखती है। नेक्स्ट, म्यूजिक। कैरोल a Polish citizen praised the national struggle for his operas and musical concerts and turned folklore such as the Polines and the mazurka into the national symbols। इसके साथ साथ उस वक्त जो म्यूज़िक थी उसने भी की रोल प्ले किया था इन द राइज ऑफ द नेशनलिज्म। थ्रू द म्यूज़िक मेनी पीपल ब्रोट ऑल द पीपल ऑल टुगेदर। जैसे हमारे देश की हम कंपेयर करें तो माय रंग दे बसंती चोला, इस प्रकार के जो सॉन्ग गाए जाते थे तो लोगों को लगता था कि हम एक देश से जुड़े हुए हैं, हमें अंग्रेज़ों को भगाना है,
जिसने हमें जोड़े रखा। इन द सेम वे इन यूरोपियन कंट्रीज टू थ्रू द म्यूजिक ऑल्सो द पीपल केम टुगेदर एंड म्यूजिक ऑल्सो इंस्पायर्ड द पीपल टू फाइट ऑल टुगेदर फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स में राइट करना है। पहले हम बात करेंगे फोक कल्चर की, उसके बाद बात करेंगे हम लैंग्वेज की, और उसके बाद हमें म्यूजिक के बारे में बताना और एक एक एग्जाम्पल देना। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यहाँ पर हम 4th, 5th और 6th क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। दीज 3 क्वेश्चन आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज अच्छी खासी है। तो यहाँ पे हमें बताना है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन की प्रोसेस क्या रही, कैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है, ये हमें डिस्कस करना है। सो द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वॉज ए लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी। एक काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस थी और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, यानी कि काफ़ी ईजी नहीं थी ये। द फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वॉज मेड इन 1848 में पहला अटैम्प्ट किया जाता है, पहला कोशिश की जाती है, पहली कोशिश, एंड दैट वॉज अनसक्सेसफुल, जिसके बारे में आप चैप्टर में पढ़ चुके होंगे कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पहला अटैम्प्ट था और ये अनसक्सेसफुल रहता है। आफ्टर दिस पर्शिया टुक ओवर द रेन ऑफ जर्मनी। उसके बाद जर्मनी के यूनिफिकेशन की प्रोसेस है उसको लीड करता है पर्शिया। पर्शिया क्या था? पर्शिया वॉज द पार्ट ऑफ द जर्मनी एट दैट टाइम एंड दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जर्मनी। सो वो इस प्रोसेस को लीड करता है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ जर्मनी बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि की रोल जो प्ले किया था, सो द बिस्मार्क who was the chief minister of Persia played the key role in this unification process में। and for the unification of Germany he adopted the policy of iron and blood, यानी जिसको हम हिंदी में बोलेंगे लो रक्त की नीति अपनाता है। and Persia fought 3 wars against Austria, Denmark and France during the period of 7 years। 7 सालों में 7 years में 3 युद्ध लड़े जाते हैं, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ। एंड द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन वॉज फाइनली कंप्लीटेड इन 1871 में ये कंप्लीट होती है। एंड द रूलर ऑफ पर्शिया केसर विलियम फर्स्ट बिकम द एम्परर ऑफ जर्मनी, और ये जर्मनी के एम्परर बनते हैं। सो ये था हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What were the main stages of the unification of Italy and what were the main problems? हमें बताना है कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली की प्रोसेस क्या थी और उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, यानी कि हम सेम वे में हमें लिखना है कि कैसे इटली का यूनिफिकेशन होता है। द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉज ऑल्सो ए लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी। ये भी काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। इट मीन्स दैट इट वॉज नॉट जस्ट ए प्रोसेस ऑफ 1 year, इट वॉज ए प्रोसेस ऑफ मेनी ईयर्स तक ये प्रोसेस है वो चलती है। इनिशियली इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स, और शुरुआत में इटली है वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एंड एक्सक्लूडिंग द 1 अदर्स वर अंडर द फॉरेन रूलर्स, यानी एक को छोड़ करके, सार्डिनिया पिडमांट को छोड़ करके बाकी सभी पर फॉरेन रूलर्स का कब्जा था। एंड दिस वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसके लिए। द फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉज मेड बाय द मेजनी। सबसे पहले जो अटैम्प्ट है वो मेजनी करता है। ही फॉर्म्ड some revolutionary societies such as Young Italy, Young Europe, etc. But his attempt was not successful. सक्सेसफुल तो नहीं थे, but they guided the way, यानी एक मार्ग दिखा दिया था। कावूर द चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पिडमांट एंड गैरिबाल्डी वर द आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। बाद में कावूर, जिसको हम इटली का बिस्मार्क भी कहते हैं, Cavour, the chief minister of Sardinia Piedmont, and Garibaldi, they played the crucial role in the unification of Italy. And उसके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी ऑस्ट्रिया। इन 1859 अंडर द लीडरशिप ऑफ सार्डिनिया पिडमांट दे ओवरकम देयर ग्रेटेस्ट हर्डल ऑफ यूनिफिकेशन बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रिया। जो सबसे बड़ी उनके लिए समस्या थी वो था ऑस्ट्रिया, बिकॉज जो आउट ऑफ 7 पार्ट्स थे उनमें से 2 पार्ट्स थे वो ऑस्ट्रेलिया के कंट्रोल में थे। सो इन 1859 विद द हेल्प ऑफ द फ्रांस एंड अंडर द लीडरशिप सार्डिनिया पिडमांट दे ओवरकम देयर द ग्रेटेस्ट हर्डल एंड बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रिया। द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉज कंप्लीटेड विद द मर्जर ऑफ सिसिली। इन 1861 में सिसिली को मर्ज कर लेते हैं
इटली में, और इस तरीके से इटली की यूनिफिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। विक्टर एमुअल वॉज डिक्लेयर्ड एज द एम्परर ऑफ इटली, इटली के एम्परर डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वॉज ए रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस डिस्कस, यानी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं द यूनिफिकेशन प्रोसेस ऑफ ब्रिटेन, यानी कि यूनिफिकेशन प्रोसेस ऑफ ब्रिटेन, कैसे यूनिफिकेशन हुआ ब्रिटेन का, एंड हाउ इट वाज ए यूनिक प्रोसेस, ये यूनिक कैसे था। सो द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन वॉज डिफरेंट फ्रॉम जर्मनी एंड इटली, उनसे डिफरेंट था, एंड इट वॉज यूनिक टू, यूनिक भी था। यूनिक कैसे था? बिकॉज द यूनिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीटेड विदाउट फाइटिंग ए सिंगल वॉर, विदाउट ए वॉर, यानी बिना युद्ध के ही ये पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। सो इन दिस वे इट वॉज ए यूनिक प्रोसेस। बिफोर द 18th century, on the place of Britain, there were 4 independent nations: England, Wales, Scotland and Ireland. 18th century से पहले ब्रिटेन नाम का कोई देश नहीं था। 4 इंडिपेंडेंट नेशन थे: इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। इस प्रोसेस की शुरुआत होती है इन 1688 when the parliamentary monarchy was established in England, जहाँ से यूनिफिकेशन प्रोसेस की शुरुआत होती है। The United Kingdom of Britain was formed in 1707 and Scotland and Wales become the part of it. जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन है, उसको बनाया जाता है फॉर्म्ड इन 1707 एंड एट दैट टाइम स्कॉटलैंड एंड वेल्स ज्वाइंट दैट यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन को ज्वाइन कर लेते हैं। आयरलैंड वॉज फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू ब्रिटेन इन 1801 में आयरलैंड को भी इसका पार्ट बना लिया जाता है। दस द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन वॉज कंप्लीटेड इन 1801 में ये लॉन्ग प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। नाउ लेट्स मूव टू द 7th क्वेश्चन। विच फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हमें बताना कि यूरोप में जो नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई थी, नेशनलिज्म मीन्स द लव टुवार्ड्स और लव और द डिवोशन टुवार्ड्स द नेशन, जो देश के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति जो हमारा प्रेम है, लगाव है, उसे हम नेशनलिज्म कहेंगे। तो यूरोप में जो नेशनलिज्म है उसकी ग्रोथ में कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे, ये हमें बताना है। द इम्पैक्ट, फर्स्ट है द इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन gave the idea of equality, liberty and a nation state etc. And these ideas helped a lot in the growth of nationalism all over the Europe. यानी कि ये जो आइडियाज़ थे उन्होंने इंस्पायर किया था लोगों को कि दे कैन ऑल्सो फॉर्म देयर नेशन, कि वो भी अपना नेशन है वो बना सकते हैं। सेकेंड, द रोल ऑफ द फिलोसफर्स। फिलोसफर्स ऑल्सो गाइडेड द पीपल एट दैट टाइम and their ideas also motivated or inspired the people to fight for their nation state. So indirectly their ideas too helped in the growth of nationalism in Europe. Next, language and the culture. Language and the culture brought the people come together. यानी कि लोगों को they brought the people together, उनको एक साथ ले आए थे, एक साथ जोड़े रखा था। Like that of in France, the people came together because of the common language. In the same way, in Germany too, the people came together because of that common German language. So, language also played a very key role in the growth of the nationalism, and that united the people, that developed the sense of unification among the people. इससे लोग जुड़ाव महसूस किया, उन्हें लगा कि हम सब एक हैं and we are the part of one nation. Next one, rise of the middle class. मिडिल क्लास लेड दिस प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस उसको कौन आगे बढ़ाता है, वो था मिडिल क्लास, एजुकेटेड क्लास। सो एजुकेटेड क्लास प्लेड क्रूशियल रोल इन द राइज और द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेक्स्ट वन वाज द रोल ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन रूल्ड ओवर ऑल ओवर द यूरोप, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द यूरोप के ऊपर कब्जा होता है नेपोलियन का। नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म लॉ, यूनिफॉर्म वेइंग स्केल, यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम एट्सेट्रा, यानी सब कुछ एक यूनिफॉर्मिटी वो लेकर के आते हैं। एंड दैट यूनाइटेड द पीपल अंडर द वन रूलर। एक रूलर के अंडर में आए तो पहली बार उन्हें एक जुड़ाव महसूस हुआ, क्योंकि एक जैसे वहाँ पर रूल थे, एक जैसे टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, एक जैसे वेइंग स्केल्स थे, एवरीथिंग वॉज यूनिफॉर्म। सो दैट टू हेल्प ए लॉट टू रियलाइज द पीपल
that they are the part of one nation or one same culture. So these factors helped a lot in the growth of nationalism in Europe. यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिलोसफर्स के आइडियाज़, वहाँ की लैंग्वेज और कल्चर, राइज ऑफ मिडिल क्लास, रोल ऑफ नेपोलियन, तो नेपोलियन की जो रोल था वो भी काफ़ी क्रूशल था। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिन्होंने वहाँ पर नेशनलिज्म के ग्रोथ में हेल्प की। नाउ लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ द सिविल कोड ऑफ 1804। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। हमें बताना है कि सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको हम नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 भी कह सकते हैं, उसके प्रोविजन क्या थे, उसमें ऐसा क्या था। इक्वालिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड बिफोर द लॉ अंडर दिस सिविल कोड। इस सिविल कोड के साथ सबसे बड़ी जो चीज़ थी, इट एस्टेब्लिश द इक्वालिटी बिफोर द लॉ। कानून के सामने सब बराबर होंगे। सेकेंड, द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज प्रोटेक्टेड अंडर दिस लॉ। अर्लियर द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज नॉट प्रोटेक्टेड इन एनी कंट्री। राइट टू प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड नहीं था, यानी कि जब मूड होता था रूलर का वो छीन लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। Next, the birth-based rights were abolished. That was the important provision of Civil Code of 1804. जो birth-based rights थे वो abolish कर दिए गए. Now the people were appointed as a authority or official on the basis of merit, not on the basis of the birth rights. Next, the feudal system was abolished. Feudal system उसको abolish कर दिया गया. Feudals were like that of a middleman. They were working between the ruler and the citizens. उनके बीच में काम करते थे। But Napoleonic Code of Civil Code of 1804 abolished the feudal system को ही ख़त्म कर दिया। Farmers were freed from forced labor and bonded labor से उनको फ्री कर दिया गया। Restrictions removed from the guild. Guild के ऊपर restrictions जो पहले होते थे उसको remove कर दिया। It means that any person can now join the guild को join कर सकते थे and could continue his or her work or the business. Next जो मेजर था, जो स्टेप था, प्रोविजन था 1804 सिविल कोड का, दैट वाज यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड और इंट्रोड्यूस्ड। यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम है वो भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो इट वाज लाइक दैट ऑफ ए वन नेशन वन रूल। ये सब कुछ लेकर के आया था नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिकेड ऑफ 1830 had brought economic hardship in Europe. Explain the statement with arguments. हमें बताना कि 1830 का जो डिकेड था वो यूरोप के लिए कई समस्याएं लेके आया था। कौन सी समस्याएं? इकोनॉमिक समस्याएं। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद आर्गूमेंट्स, हमें एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट को। द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप इंक्रीज रैपिडली इन द 1830s में तेजी से यूरोप की पॉपुलेशन वो बढ़ती है। सेकेंड, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी काफ़ी बढ़ता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जब शुरुआत होती है तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, दे वर शट डाउन, वो बर्बाद हो जाती है। सो इट फर्दर लेड टू द इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट। इससे अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ता है। मेनी पार्ट्स ऑफ द यूरोप फेस्ड फूड शॉर्टेज ऑल्सो ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसी पीरियड में फूड शॉर्टेज भी हो जाती है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट द डिकेड ऑफ 1830 हैड ब्रोट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। इसके कारण वहाँ पर कई प्रकार की इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। 10th क्वेश्चन, हाउ डिड द फीमेल फिगर्स बिकम एन एल्गरी ऑफ द नेशन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ऑफ यूरोप? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। हमें बताना है कि 19th सेंचुरी में यूरोप में जो फीमेल फिगर्स थे, जो महिलाएं थी, वो नेशन का प्रतीक बन गई थी, सिंबल बन गई थी। कैसे? एग्जाम्पल्स भी देने। तो हमें शुरुआत करेंगे कि द यूरोपियन नेशंस वर पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर्स इन द 19th सेंचुरी में काफ़ी सारे जो यूरोपियन नेशंस थे वो पोर्ट्रेट किए गए थे। कैसे? फीमेल के तौर पे। जैसे हम भारत में भारत माता की बात करते हैं, ऐसे ही वहाँ पर भी फीमेल फिगर्स बनाए गए थे नेशंस के। These imaginary figures were showed as a symbol of power and knowledge. उन्हें as a symbol of power और knowledge represent किया गया था। And it helped in the development of nationalism in Europe. इन द यूरोपियन कंट्रीज़ में जो नेशनलिज्म है उसके ग्रोथ में भी हेल्प मिली थी, बिकॉज इट यूनाइटेड द पीपल। कि ये जो फीमेल फिगर्स थे इससे लोगों को जोड़े रखा। एग्जाम्पल हम देंगे, जैसे जर्मनी
जर्मेनिया इन जर्मनी एंड मरियान इन फ्रांस वर सच एलगरीज। ये इसी प्रकार के एलगरीज थे, मरियान एंड जर्मेनिया, जर्मेनिया इन जर्मनी एंड मरियान इन फ्रांस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वर्कशीट। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिए गए, 4 क्वेश्चंस आर देयर। फर्स्ट जो क्वेश्चन है सोर्स बेस्ड, हु वर अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन कौन था ये हमें बताना है। सो अर्नेस्ट रेनन वॉज ए फ्रेंच फिलोसफर एंड हिस्टोरियन थे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द नेशन अकॉर्डिंग टू द अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन के अकॉर्डिंग नेशन के की फीचर क्या थे ये हमें एक्सप्लेन करने। अकॉर्डिंग टू द अर्नेस्ट रेनन, अ नेशन इज द आउटकम्स ऑफ लॉन्ग एफर्ट्स, सेक्रीफाइस एंड लॉयल्टी। अर्नेस्ट रेनन के अकॉर्डिंग जो राष्ट्र है, देश है, वो लॉन्ग एफर्ट्स, सेक्रीफाइसेस और लॉयल्टी से बनता है, न कि कुछ ही मिनट में, कुछ ही पल में, कुछ ही दिनों में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सी। डिस्कस द रोल ऑफ द नेशन इन द एग्जिस्टेंस ऑफ लिबर्टी। यानी लिबर्टी के एग्जिस्टेंस में नेशन का क्या रोल होता है ये हमें बताना है। अ नेशन इज द गारंटी ऑफ लिबर्टी। एक नेशन होता है वो लिबर्टी की गारंटी होता है। इफ नेशन इज नॉट देयर इट मीन्स दैट कि नेशन नहीं है तो लिबर्टी की गारंटी भी नहीं होगी। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। डिफाइन द नेशन इन योर ओन वर्ड्स। हमें नेशन की डेफिनेशन देनी है। अ नेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम ए जियोग्राफिकल एरिया। से जो लोग होते हैं उनके ग्रुप को हम नेशन कह सकते हैं। अ ग्रुप हुज हिस्ट्री, ट्रेडिशन एंड एंसेस्टर आर कॉमन एंड हैव ए डिज़ायर टू लिव टुगेदर। कि जिनकी एक जैसी हिस्ट्री हो, एक जैसे ट्रेडिशन हो और उनके जो पूर्वज हैं वो भी साझी हों, तो ऐसे लोगों का ग्रुप जो किसी जियोग्राफिकल प्लेस में रह रहा है उसको हम नेशन कह सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। आई होप आपकी स्टडी बेहतर तरीके से चली होगी। आपकी क्लास के 10th क्लास सोशल साइंस के काफ़ी सारे चैप्टर हैं, मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर दिए हैं और कुछ चैप्टर जो रहते हैं वो नेक्स्ट वीक में पब्लिश हो जाएंगे। आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से कंसेप्ट अपने क्लियर कर पाओ। और कैसी लगी वीडियो ये ज़रूर बताना। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, ठीक से समझ में आई है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।